Dear student, thanks for watching this video. Please like this video, subscribe to my channel and press the bell icon to get notification. स्टूडेंट, आज हम लोग डिटेल में oogenesis की प्रोसेस को कवर करेंगे ताकि नीट में आने वाली हर एक क्वेश्चन को आप इजीली कर पाओ। साथ ही ये 12th बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। oogenesis की प्रोसेस 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप्स में मल्टीप्लिकेशन फेज चलेगी, सेकेंड स्टेप में ग्रोथ फेज चलेगी और थर्ड स्टेप में मैच्योरेशन फेज चलती है। ऊगोनियम सेल जो है बच्चों, ये सिंगुलर फॉर्म में हमने ऊगोनियम लिखा है और ऊगोनियम का प्लूरल होता है ऊगोनिया। ऊगोनियम जो है वो डिप्लॉयड होती है, 44 ऑटोसोम होती है और 6 क्रोमोसोम XX होती है। दोनों को ऐड करेंगे तो 46 क्रोमोसोम होगी। तो 46 क्रोमोसोम को डिप्लॉयड कहते हैं, 2N कहते हैं। इसीलिए जितने भी ऊगोनियम है वो टोटल ही क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। राइट, बेसिकली यहां पे ऊगोनियम के जगह पे PGC होना चाहिए था, प्राइमोडियल जर्म सेल, लेकिन अकॉर्डिंग टू NCERT हमें ऊगोनियम में ही माइटोसिस करवाना पड़ेगा। ऊगोनियम में जब माइटोसिस करेंगे तो फर्दर एक ऊगोनियम में से क्या बन जाएगा, 2 ऊगोनियम बन जाएगा, यानी मल्टीप्लाई होकर के एक में मल्टीप्लाई होकर के 2 बनेगा। राइट, इसीलिए जहां तक माइटोसिस चला वहां तक के फेज को हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन फेज। इस तरह से बहुत सारे ऊगोनियम होंगे ओवरी में और उस ऊगोनियम में माइटोसिस चलती रहेगी और माइटोसिस के थ्रू वो बहुत सारा ऊगोनियम बनती रहेगी। इस तरह से कितना ऊगोनियम एक ओवरी में बनेगी, तो कपल ऑफ मिलियन ऊगोनियम बनती है बच्चों। यानी कहने का मतलब कपल ऑफ मिलियन का मतलब होता है 2 मिलियन ऊगोनियम बनती है। इसी प्रकार ईच ओवरी बोला है, अगर 2 ओवरी को हम लोग एक साथ लेके चले, क्योंकि फीमेल के अंदर 2 ओवरी प्रेजेंट रहती है और 2 ओवरी में यानी 4 मिलियन ऊगोनियम प्रेजेंट रहेगी और 4 मिलियन ऊगोनियम जो है माइटोसिस के थ्रू ही बनी होगी। और वो 4 मिलियन ऊगोनियम जो है इंट्रा यूट्राइन लाइफ में ही बन चुकी होती है। राइट, और बच्ची का जब डिलीवरी हो जाती है, बच्ची जब पार्चुरेशन के थ्रू वो उसकी बर्थ होती है, जब वो अर्थ पे आती है इस धरती पे, तब उसमें फर्दर कोई माइटोसिस नहीं होती है उसकी ओवेरी में और ऊगोनियम फर्दर नहीं बनती है। इस बात को आप अच्छी तरीके से याद रखिए। ऊगोनियम जो है इंट्रा यूट्राइन लाइफ में जितना माइटोसिस के थ्रू बनना होता है वो बन चुका होता है। अराउंड 4 मिलियन ऊगोनियम बन चुकी होती है, यानी 40 लाख ऊगोनियम बन चुकी होती है। अब जब ऊगोनियम बन चुकी होती है, ये बेसिकली PGC के फॉर्म में ऊगोनियम रहता है। ये वाला ऊगोनियम जिसमें माइटोसिस चलेगी वो जनरली PGC के फॉर्म में ऊगोनियम रहती है। और ये एक बार माइटोसिस चल जाने के बाद जो ऊगोनियम फिर से बनेगी बच्चों, वो उन ऊगोनियम में साइज इंक्रीज होगी। हमने यहाँ पे एक ऊगोनियम में साइज इंक्रीज नहीं किया है बच्चों, लेकिन इसमें भी हो सकती है, लेकिन हमने एक को लेके चला। एक ऊगोनियम में जैसे साइज इंक्रीज करवा दिए तो ये प्राइमरी oocyte नाम पड़ा इसका बच्चों। ऊगोनियम अब प्राइमरी oocyte हो गया साइज इंक्रीज करवा देने से। इसीलिए जहां तक साइज इंक्रीज हुआ वहां तक के फेज को हम लोग बोलेंगे ग्रोथ फेज, क्योंकि इसमें साइज बढ़ा सेल का। राइट, अब प्राइमरी oocyte जो है ये भी डिप्लॉयड होती है, क्योंकि ऑटोसोम तो 44 होते हैं और 6 क्रोमोसोम जो है ये XX होती है। दोनों को ऐड करेंगे तो 46 क्रोमोसोम होगी जो कि डिप्लॉयड है। प्राइमरी oocyte में ही मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट तो हो जाती है, बट अरेस्टेड इन प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटिन स्टेज। यानी मियोसिस फर्स्ट तो प्राइमरी oocyte में स्टार्ट होती है, लेकिन उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है। किस में रोक देता है, प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटिन स्टेज में रोक दिया जाता है। आपको सेल बायो अच्छी तरीके से आना चाहिए, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज पढ़ाया जाता है बच्चों सेल साइकिल में। वो आपको यहाँ पे आना चाहिए। नहीं आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम सेल बायो का भी डिटेल लेक्चर अपलोड कर देंगे। राइट, प्राइमरी oocyte में अब क्या हुआ, जैसे मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हुआ और वो रुक गया, अरेस्ट हो गया प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटिन में, तो अब क्या होगी, अब प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट को कंप्लीट करवाने के लिए आपको वेट करवाना पड़ेगा। कितना दिन तक वेट करवाना पड़ेगा, यानी कितने साल तक, तो पहले
उस बच्ची का बर्थ होना होगा, यानी बच्ची का पहले पार्चुरेशन होगा, डिलीवरी होगा, बर्थ होगा, उसके बाद उसकी ओवरी को जब देखेंगे बर्थ के टाइम पे तो उसके ओवरी में फिर से प्राइमरी oocyte ही मिलेगी जो कि अरेस्टेड फॉर्म में था प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटिन में, राइट। अब उसको बच्ची का एज होगा 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, सो ऑन। इस तरीके से बच्ची का एज जब हो जाएगी 10 से लेकर 12 ईयर तक, तब उसमें आएगी प्यूबिटी। और जैसे प्यूबिटी आएगी, आपको पता है प्यूबिटी में FSH हार्मोन निकलती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तब जाकर के मियोसिस फर्स्ट को कंप्लीट करवाता है, यानी मियोसिस फर्स्ट कंप्लीटेड एट प्यूबिटी ड्यू टू FSH इन एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल, देन अनइक्वल साइटोकाइनेसिस कंप्लीटेड। कहने का मतलब कि जैसे प्यूबिटी आएगी तो मियोसिस फर्स्ट जो है, जो अरेस्टेड था, वो क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी जब बच्ची का एज 10 से लेकर 12 ईयर होगी, यानी जब प्यूबिटी आएगी, क्योंकि प्यूबिटी में ही उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है और उसके साथ ही FSH हार्मोन बनना चालू हो जाती है, और FSH हार्मोन ही मियोसिस फर्स्ट को कंप्लीट करवा देती है, राइट। और जिससे होगी क्या कि प्राइमरी oocyte जो है अब सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी में डिवाइड हो जाएगी बच्चों, क्योंकि अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होगी। अनइक्वल का मतलब इक्वल नहीं होगी। साइटोप्लाज्म जो है यहाँ पे सेकेंडरी oocyte में बहुत ज्यादा ले लेगा और फर्स्ट पोलर बॉडी को साइटोप्लाज्म बहुत कम दे देगा, राइट। और मियोसिस फर्स्ट को तो आप पता है ऑलरेडी, मियोसिस फर्स्ट को एनसीईआरटी लिखती है रिडक्शन डिवीजन, यानी इसका मतलब कि क्रोमोसोम की संख्या को रिड्यूस कराएगा, क्रोमोसोम की संख्या को डिवाइड करवा देगा, आधा आधा करवा देगा, हाफ हाफ करवा देगा। क्योंकि यहाँ देखिए प्राइमरी oocyte में 46 क्रोमोसोम था दोनों को ऐड करके। अब यहाँ पे देख लीजिए प्राइमरी oocyte में जैसे मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ तो 2 सेल बना, एक बना सेकेंडरी oocyte और दूसरा सेल बना फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte में 23 क्रोमोसोम और फर्स्ट पोलर बॉडी में भी 23 क्रोमोसोम, इसीलिए मियोसिस फर्स्ट को एनसीईआरटी लिखती है रिडक्शन डिवीजन, यानी क्रोमोसोम की संख्या को हाफ हाफ करवा दिया, रिड्यूस करवा दिया, कम करवा दिया, राइट। और अनइक्वल साइटोकाइनेसिस भी होगा। सेकेंडरी oocyte का जो सेल होगा वो थोड़ा बड़ा साइज का होगा, बहुत ज्यादा, और फर्स्ट पोलर बॉडी का जो सेल होगा वो छोटा होगा। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म ये बहुत ज्यादा ले लेगा और ये साइटोप्लाज्म कम लेता है फर्स्ट पोलर बॉडी, इसीलिए तो अनइक्वल साइटोकाइनेसिस हुआ। सेल का जो काइनेसिस हुआ यानी साइटोकाइनेसिस हुआ वो अनइक्वल हुआ। इसी प्रकार सेकेंडरी oocyte जो है ये क्या हुआ, हैप्लॉइड हुआ। और ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर जो है सेकेंडरी oocyte, इसमें फिर से मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो जाएगी बट अरेस्टेड इन मेटाफेज सेकेंड। लेकिन फिर भी सेकेंडरी oocyte जो है मेटाफेज सेकेंड में अरेस्ट हो जाती है, यानी मियोसिस सेकेंड कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो फिर क्या होगी, अब रोल आती है स्पर्म की। अगर स्पर्म की एंट्री हो जाती है ओवम में बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तक होने के लिए न्यूक्लियस का फ्यूज होना जरूरी है स्पर्म और ओवम का, जिसे हम लोग इंटरमिंगलिंग बोलते हैं। बिफोर फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन से पहले, बट एंट्री तो होना चाहिए स्पर्म को ओवम के अंदर। एंट्री अगर हो जाती है तो क्या होगी, मियोसिस सेकेंड जो रुकी हुई थी मेटाफेज सेकेंड में, वो मेटाफेज सेकेंड ब्रेक डाउन हो जाएगी और मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाएगी, जिसके कारण फिर से सेकेंडरी oocyte में क्या हो जाएगी, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। यानी सेकेंडरी oocyte जो है फिर से 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी और एक बन जाएगी ओवम, या उसी को ऊटिड भी बोलते हैं, और एक बन जाएगी सेकेंड पोलर बॉडी, राइट। अगर स्पर्म की एंट्री हुई तब, राइट। और इसमें ओवम या ऊटिड जो है इसमें सेल की साइज ये बड़ा रहेगा और सेकेंड पोलर बॉडी में सेल की साइज छोटा रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अनइक्वल साइटोकाइनेसिस फिर से होगा, यानी सेल का जो साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोप्लाज्म जो है वो ज्यादा ले लेगा ओवम, और सेकेंड पोलर बॉडी को बहुत कम अमाउंट में साइटोप्लाज्म मिलेगा। अब बात आता है कि सेकेंडरी oocyte जो है जब मेटाफेज सेकेंड में अरेस्टेड था, अगर स्पर्म की एंट्री नहीं हुई, नो लिख दिया बच्चों, तो फिर क्या होगा, तो सेकेंडरी oocyte जो मेटाफेज सेकेंड में अरेस्टेड था, रुका हुआ था, वो क्या होगा, देन आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद सेकेंडरी oocyte जो मेटाफेज स्टेज में रुकी हुई थी वो डीजेनरेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी और वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाएगी, राइट बच्चों। इसी प्रकार हम लोगों ने देखा कि प्राइमरी oocyte से लेकर के
ओवम बनने तक की प्रोसेस को हम लोग यहां से लेके यहां तक की प्रोसेस को मैचुरेशन फेज कहते हैं बच्चों। और मैचुरेशन फेज ही लॉन्गेस्ट फेज होती है। यहां पे आप लिख दीजिएगा बच्चों, मैचुरेशन फेज लॉन्गेस्ट फेज होती है। इसी प्रकार आपको याद रखना है कि एक प्राइमरी oocyte से कितने ओवम बनती है, तो एक ओवम बनेगी। एक प्राइमरी oocyte से कितने पोलर बॉडी बनती है, तो दो पोलर बॉडी बनती है बच्चों। देख लो, एक फर्स्ट पोलर बॉडी यहां बनेगी, दूसरा पोलर बॉडी यहां बनती है, राइट। इसी प्रकार आपको पूछा जा सकता है एक सेकेंडरी oocyte से कितने पोलर बॉडी बनती है, तो एक सेकेंडरी oocyte से 1 पोलर बॉडी बन सकती है अगर स्पर्म की एंट्री हुई तो, राइट। होप कि आपको लेक्चर समझ में आई होगी बच्चों। यहीं पे लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू।